Again. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। नाउ मुझे खाली याद दिलाना, लास्ट टाइम हम लोगों ने आई सपोज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, इन क्वेश्चंस देखे थे, करेक्ट है? प्रॉपर्टीज को स्टार्ट नहीं किया था हम लोगों ने।
Yes, sir. ओके, सो अपना एक क्लास पार्टी बाकी है, दैट इज प्रॉपर्टीज, तो इसको आज करके इस एलिप्स को भी क्लोज करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। जो हमने पैराबोला के लास्ट में देखा था, जिस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलते थे, उस तरीके से ही एलिप्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हमको डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखते हैं, सो उनको समझ लेते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन जैसा कि पैराबोला में किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ किया था, जो जिसका प्रूफ अपने काम का था, जो लॉजिक सीखने के लिए था, उनको हमने प्रूफ किया था, बट कुछ प्रॉपर्टीज का हमने सिर्फ आंसर देखा था, जहां पे जो प्रूफ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उस पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया था। हाँ, नाउ अब इन दिस केस यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास जो आता है, दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, जिसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, इफ P is any point, if P is any point on the ellipse, with S and S dash as its foci, this S and S dash as its foci, then PS plus PS dash is equal to 2A। इसको हम पहले भी डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया था, इसको प्रूव नहीं किया था वहां पे कि ये कैसे आया या फिर इसका लॉजिक क्या है, बट इतना एलिप्स पढ़ने के बाद अब हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखना कैसे, सपोज करो मैंने एक स्टैंडर्ड केस ऑफ एलिप्स ले लिया है, विच इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस स्टैंडर्ड एलिप्स पे आपके पास यहाँ पे लेटर से फोकस एस है और यहाँ पे फोकस एस डैश है। मुझे किसी भी जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है कि जो पीएस और पीएस डैश का सम होगा, ये नेट सम हमेशा क्या होगा, बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, अब मुझे बताओ इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ आइडिया? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करेगा। वेरी गुड, सबसे पहले स्टेप करेक्ट है कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करोगे, बिकॉज अगर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए प्रूफ कर दोगे तो सबके लिए प्रूव हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस एलिप्स के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे? बोलो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। a sin थीटा b cos थीटा। उल्टा बोल दिया बेटा, पहले cos बाद में sin, a cos, सॉरी सर, a cos b sin। यस, b sin थीटा। चलो अब अपने को PS और PS डैश का डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सा यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, मेरे पास S पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है, S पॉइंट हो जाएगा अपने पास फोकस दैट इज AE, 0, S डैश इज अनदर फोकस दैट इज माइनस ऑफ AE, 0। मुझे खाली इतना बताओ, क्या आप PS का डिस्टेंस सॉल्व कर सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? यस सर। ओके, चलो थोड़ा बताते जाना, यहाँ पे एक अच्छा सा वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये बनेगा a cos थीटा माइनस ऑफ AE द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबको समझा मैंने क्या लिखा? यस सर। x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। नाउ अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन। जब आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा cos थीटा माइनस e का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर माइनस ऑफ 2e इंटू cos थीटा प्लस e स्क्वायर माइनस ऑफ 2e इंटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ, फॉर एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस इसका इसेंट्रिसिटी इक्वेशन क्या था? b square is equal to a square 1 minus e square। वेरी गुड, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर। ये था अपना इसेंट्रिसिटी इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इस b स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर देता हूँ। अब केयरफुली ऑब्जर्व करना कि टर्म्स कैसे बन रहे हैं अपने पास। जब मैंने b स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर पुट किया तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट टर्म आपके पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड टर्म a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म
twice a square e into cos theta. Next term is b square times of this, मतलब ये हो जाएगा a square sin square theta into 1 minus e square. सबको समझा मैंने क्या किया? Yes, sir. Okay, now comes the simplification part. So यहाँ पे a square cos square theta plus a square e square minus of twice a square into e cos theta plus first term आ जाएगा a square sin square theta and next term will be a square e square sin square theta. अब यहाँ पे a square cos square theta plus a square sin square theta कितना बन जाएगा? A square. A square. Very good, a square. Next is a square e square और minus of a square e square sin square theta. इन दोनों में से अगर मैं a square e square कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? 1 One minus minus cos square theta. theta. हाँ, that is cos square theta बन जाएगा. तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, मैं सिंपलीफाई किस फॉर्म में कर रहा हूँ. पहले इन दोनों टर्म्स का आंसर लिखा, फाइनली मैंने a स्क्वायर बिकॉज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन गया. देन इन दोनों टर्म्स का मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर into e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. Is this step clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Minus Yes, sir. twice of a square into e cos theta. ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा? A square. A square. पर तो रूट के बाहर a आ जाएगा. Yes. अब बचेगा क्या वो देखना, 1 प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2e cos थीटा. क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. 1 minus E cos theta का whole square. यस, इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 माइनस ऑफ e cos थीटा दी होल स्क्वायर. अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, जब आप इसको रूट हटाओगे, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ मॉडुलस आता है, बट मुझे बताओ कि मैं इसको प्लस से ओपन करूँ या माइनस से, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस. हाँ, मैं एक डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे मुझे इसको टेक्निकली इसी साइन से ओपन करना पड़ेगा, दैट इज इसका फाइनल वैल्यू होगा a टाइम्स ऑफ 1 माइनस e cos थीटा. आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया, तो उसका रीजन समझना. e जो है एलिप्स के लिए वो 0 से 1 के बीच में होता है, करेक्ट है? cos थीटा भी 0 से 1 के बीच में, तो कैन आई से कि ये नेट नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा. Yes, sir. अब जब 1 माइनस ये करोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो इसीलिए डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा कि PS का वैल्यू है PS इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस e इनटू cos थीटा. सबको ये पार्ट समझा? Hello, sir. Yes, बेटा. Sir, cos theta नेगेटिव भी हो सकता है ना? हाँ, cos थीटा आपके पास नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे अपन जब बात करेंगे थीटा के लिए ना बेसिकली, तो मैंने इस तरीके से केस कंसिडर किया है बेसिकली यहाँ पे कि अपने पास इस केस में करेक्ट है, आप थीटा को नेगेटिव भी ले सकते हो. नेगेटिव वाले केस में क्या होगा ना कि ये आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, अभी भी नेट आंसर पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट है. बट अगर आपने Yes, बाहर sir. नेगेटिव लगा दिया तो होल वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा. और क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं. No, sir. हाँ, तो इसलिए उस नेगेटिव को मैं इग्नोर कर रहा हूँ. देखो टेक्निकली हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर का जब रूट लेते हो तो आंसर हम एक्स नहीं लिखते, इसका हम मॉड एक्स लिखते हैं, करेक्ट है. बट ये मॉड एक्स में प्लस माइनस साइन डिपेंड करता है कि आपके पास एक्स का नेचर क्या है. मैं वही चीज यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मुझे जो आंसर चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज वो डिस्टेंस है. तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा देखा कि बेसिकली अपने पास डिस्टेंस था तो हमने उसको 1 माइनस e cos थीटा के फॉर्म में अरेंज कर दिया बस खाली, ठीक है. Okay, sir. हाँ, अब यहाँ से एक थोड़ा सोच के मुझे बताना, ये अपन ने PS का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है. अब अगर मैं PS डैश का डिस्टेंस निकालूंगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा और फाइनल आंसर क्या बनेगा? इजिली कमेंट कर सकते हो. A into E cos. A into E cos. नहीं, अब देखो यहाँ पे समझना, जब हम PS डैश का डिस्टेंस निकालेंगे तो सब तो कुछ उसमें एक same रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा. सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेसिकली, समझे? जो यहाँ Yes, पे sir. माइनस था अब वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. यहाँ पे प्लस होने का मतलब ये हुआ कि पूरा पार्ट सेम चलेगा, सिर्फ आखिरी में क्या आ जाएगा, a into 1 plus e cos थीटा. चाहो तो उसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, आपको फाइनली सेम वैल्यू मिलेगा.
बिकॉज डिफरेंस भी खाली उतना ही है। डिफरेंस आपके पास क्या है कि एक जगह पे जो वैल्यू है वो अपने पास माइनस के साथ थी x2 माइनस x1, दूसरी जगह पे वो माइनस मिलके प्लस बन गया था बेसिकली। सेकेंडली इसको ऑब्जर्व करने का एक तरीका और भी है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि जिस कंडीशन पर मैंने पी पॉइंट को अज्यूम किया है, पीएस और पीएस डैश छोटा वैल्यू कौन सा होना चाहिए? पीएस। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, एज पर द फॉर्मूला पीएस में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, पीएस डैश में पॉजिटिव आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब इनको यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं पीएस प्लस पीएस डैश, तो देखो जरा क्या बनेगा। 2a आया। यस, यहाँ से आपका प्रॉपर्टी प्रूव हुआ था, क्योंकि डिपेंडेंसी थीटा और ई पे ऐड करने पे खत्म हो जाती है। हाँ, अगर मैं ऐड ना करूं और मैं सिर्फ फोकल डिस्टेंस निकालूं तो अब मेरा डिपेंडेंसी रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट a into 1 minus e cos थीटा। ठीक है, सो इसमें आपको डेरिवेशन क्यों कराया इसका रीजन समझना। कभी कभी एक टर्म यूज करते हैं दैट इज फोकल डिस्टेंस। ठीक है, क्या आपको पता है व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन द पैराबोला। यस, जो भी पॉइंट दिया है कहीं भी पे, बेसिकली वो एलिप्स पे भी हो सकता है, वो पैराबोला पे भी हो सकता है, तो कोई भी जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। जैसे इस केस में पीएस भी फोकल डिस्टेंस है और पीएस डैश भी फोकल डिस्टेंस है। तो अगर आपसे फोकल डिस्टेंस निकालने का बोला है तो पूरा डिराइव नहीं करोगे, आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लोगे। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a into 1 minus e cos थीटा या फिर a into 1 plus e cos थीटा। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू कि आप कौन सा फोकल डिस्टेंस पूछ रहे हो, स्मॉलर वन और द बिगर वन। ठीक है, सबको क्लियर हुआ है प्रूफ कैसे किया? यस। अच्छा, इसी को एक इजी वे में समझने के लिए एक कंडीशन और भी यूज कर सकते थे। कभी कभी क्या होता है ना कि भूल जाते हो आप कि आपके पास इक्वल टू में क्या नंबर आएगा। तो एक चीज ये समझो, पी पॉइंट कहीं भी लाई करे ये प्रॉपर्टी ट्रू होना चाहिए। सो एक काम करो, पी पॉइंट को यहाँ पे लाई करा दो। ठीक है, मुझे अब सोच के बताना, जब पी पॉइंट यहाँ पे होगा तो उस केस में पीएस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? सर आपने क्या बोला अभी, वापस रिपीट करेंगे please? मैंने ये बोला कि दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, ये पी पॉइंट को कहीं भी लो, ये हमेशा 2a ही आना चाहिए। तो चेक करने का एक टेक्निक बता रहा हूँ बस खाली में। टेक्निक इसके, सपोज करो पी पॉइंट इस वर्टेक्स पे है। अगर पी पॉइंट इस वर्टेक्स पे है तो मुझे बताओ कि पीएस का डिस्टेंस या पीएस का लेंथ कितना होगा? a/2 नहीं, पीएस का जो लेंथ है वो बेसिकली अपने पास होगा यहाँ पे a माइनस ऑफ AE। ठीक है, कैसे? यहां से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है? ठीक है, और यहाँ से लेके S तक का डिस्टेंस कितना होता है? AE। तो बेसिकली मैंने आपसे इतना पार्ट पूछा तो क्या हो जाएगा, पूरा A में से AE सबट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे एज पर द डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको दिखेगा PS इज इक्वल टू A माइनस ऑफ AE। सबको समझा कैसे लिखा? yes यस sir सर। अब यही सोच के बताओ, पी पॉइंट यहाँ पे है और एस डैश यहाँ पे है, तो पी से लेके एस डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा? सर एक बार फिर से समझा देना पहले वाला। A+AE। ये हो जाएगा पी एस डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए। चाहो तो यहाँ से भी चेक करो, देखो दोनों को ऐड करने पे क्या बन रहा है, वापस से 2a बन गया। yes sir तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। हाँ, फर्स्ट पार्ट जिनको नहीं समझा एक बार वापस से देख लो, बता रहा हूँ पूरा। मुझे पीएस डिस्टेंस निकालना था, अब मैं पी पॉइंट को यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे ये पीएस डिस्टेंस निकालना है। लेट दिस बी ओ। तो मुझे पता है कि ओ से लेके जो अपना पी तक का नेट डिस्टेंस है, ओ से लेके यहाँ पे आपके पास पी तक का जो नेट डिस्टेंस है ये ए होता है, क्योंकि अपने पास ये एलिप्स है जिसका नेट आपके पास सेमी मेजर एक्सिस 2 है, तो ये पार्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओ से लेके एस तक का जो डिस्टेंस है ये फोकस होता है, मतलब AE। तो बचा पी से लेके एस तक का डिस्टेंस, मतलब OP में से अगर OS को हटा दिया तो बचेगा PS, तो मैंने वही निकाला A माइनस AE। अब सबको क्लियर है फर्स्ट वाला पार्ट? हेलो सर। यस बेटा। सर अगर इसमें एलिप्स ओरिजिन पे ना होके अगर क्वाड्रेंट पे आ जाए तो बेटा सर ये कहीं भी आ कंडीशन जाए सेटिस्फाई है? चलेगा चलेगा। देखो ये कंडीशन का एक खास बात पता है क्या है, ये कंडीशन कहीं ना कहीं लेंथ में डील कर रही है। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेंट यूज किया या फिर कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट या इक्वेशन यूज किया? नहीं, मैंने हर जगह क्या किया है, सिर्फ लेंथ से डील किया है। तो आप इस एलिप्स को उठा के दुनिया में कहीं भी ले जाओ, किसी भी सिस्टम पे ले जाओ, ये कंडीशन ट्रू होगा बिकॉज ये एलिप्स का डेफिनेशन है। हाँ, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आप जहां भी उसको लेके गए ना,
वहां पे इलिप्स के पॉइंट से उसके फोकल डिस्टेंस का सम, खाली इतना ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होगा, जितना आपके पास पॉइंट चेंज होगा उतना ही फोकल डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो रिलेटिव डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसको ऐसा देख सकते हो कि सपोज करो मैं इस इलिप्स को यहाँ से उठा के किसी और सिस्टम पे ले गया। अब जब किसी और सिस्टम पे ले गए तो जितना एस का एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा उतना ही पी का भी तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों का डिफरेंस जो है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, बस खाली समझे। ओके सर। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड बेटा, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस प्रॉपर्टी में। हाँ, नाउ दिस इज द फर्स्ट, दैट इज डेफिनेशन जो हमने इलिप्स का देखा था। अब बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर टू अपने पास पैराबोला चलेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, इनको समझने का ट्राई करना। सो सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज इफ द tangent and normal, the tangent and normal at a point P on the ellipse bisect the external and internal angle, bisect the external and internal angles between the focal distance, between the focal distance। अगर आपको याद होगा तो ये सेम प्रॉपर्टी पैराबोला में भी था, ठीक है। अगर आप एक ही पी पॉइंट से टैंजेंट और नॉर्मल दोनों बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं फोकल डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता था, और उस केस में आपके पास फोकल डिस्टेंस का सेम रिलेशन आता था बेसिकली अपने पास। यहाँ पे अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ, यहाँ पे अपने पास कोई भी एक पी पॉइंट पे आपने बनाया टैंजेंट और उसी पी पॉइंट पे आपने बनाया नॉर्मल, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, यहाँ पे आपने टैंजेंट बनाया और उसी पी पॉइंट पे आपने नॉर्मल भी बना दिया। अब आपको क्या प्रॉपर्टी बताती है, ये प्रॉपर्टी ऐसा बताता है कि आपके पास सपोज करो यहाँ पे एस है एंड हियर यू हैव एस डैश, जो आपके पास फोकस आते हैं दोनों। सो जब आप इन फोकस को पी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, दैट इज फोकल डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ से जब आप फोकल डिस्टेंस निकालोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये यहाँ पे आएगा आपके पास। टेक्निकली ये जो आपके पास फोकल डिस्टेंस है, इन दोनों को एक्सटर्नली और इंटरनली टैंजेंट और नॉर्मल बाइसेक्ट करते हैं। ये आपका हो गया टैंजेंट एंड ये आपका हो गया नॉर्मल। इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो सेम प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था पैराबोला में भी, कि आपके पास ये पी पॉइंट से एस और ये पी पॉइंट से एस डैश, ये दोनों बेसिकली फोकल डिस्टेंस है, तो इनका एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा नॉर्मल, और जब इसी को आगे एक्सटेंड कर दोगे तो इनके एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा बेसिकली टैंजेंट, ठीक है। याद होगा तो मुझे बताओ, पैराबोला में भी सेम प्रॉपर्टी थी टैंजेंट नॉर्मल के रिस्पेक्ट में? यस सर। हाँ, सो इस चीज को ध्यान रखना कि आपके पास ये प्रॉपर्टी तीनों केस में ही प्रॉपर्ली वर्क करती है, तीनों केस में एग्जैक्टली सेम होती है। हालांकि ये है कि इसका एप्लीकेशन इतना कुछ खास नहीं होता, इसलिए वहां भी हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, यहाँ भी इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हमने समझ लिया कि फोकल डिस्टेंस के एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो टैंजेंट एंड नॉर्मल होते हैं एट पॉइंट पी, बिकॉज खाली इतनी ही चीज को क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि सपोज करो पी पॉइंट को आपने दोनों फोकस से ज्वाइन किया। नाउ अब मुझे बताओ कि दोनों को ज्वाइन करने पे आपके पास जो एंगल बनेगा उसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो घुमा फिरा के बोला है एंगल बाइसेक्टर, बट आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप बोलोगे कि सर एंगल बाइसेक्टर नहीं, यहाँ पे नॉर्मल निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, बिकॉज उसका एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है वो समझा क्वेश्चन में, डायरेक्टली कभी नहीं देगा बट घुमा फिरा के आपसे वही चीज पूछेगा बस खाली वो। चलो, दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। Hello, sir. यस बेटा। Sir, please can you re-explain the second property? Sir, my network disconnect हो गया था. ओके, जस्ट अ सेकंड। Okay, sir. Thank you. हाँ, सो सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, देखो सेकंड प्रॉपर्टी इज समवॉट सिमिलर टू पैराबोला का प्रॉपर्टी। द कंडीशन इज वेरी मच सिमिलर। किसी भी एक पी पॉइंट पे आपने
टैंजेंट और नॉर्मल बनाया। नाउ यू नो कि एक पी पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट यूनिक नॉर्मल बनता है, तो वो आपने बना दिया, और इसी पी पॉइंट से आपने फोकल डिस्टेंसेस क्रिएट किए। दैट इज पी पॉइंट से एक फोकस एस को ज्वाइन किया, पी पॉइंट से एक फोकस एस डैश को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे द प्रॉपर्टी सेज कि ये जो फोकल डिस्टेंसेस का एंगल है, इस एंगल को आपका नॉर्मल और टैंजेंट दोनों बाइसेक्ट करेंगे। नॉर्मल इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा, और जब इसको एक्सटेंड करोगे तो टैंजेंट इसको एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर देगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज या एप्लीकेशन कहाँ पे आता है? कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो कि एक पी पॉइंट है ऑन द एलिप्स, इस पी पॉइंट से हमने फोकल डिस्टेंस बनाए, और उस फोकल डिस्टेंस का मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि अच्छा फोकल डिस्टेंस का एंगल बाइसेक्टर तो टैंजेंट और नॉर्मल होता है, तो या तो अपने से टैंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है या फिर नॉर्मल का। नाउ इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि अपने से कौन सा वाला एंगल पूछ रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो हम चेक कर सकते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर की जब बात करोगे तो वो बेसिकली आपके पास हो जाएगा नॉर्मल, और जब एक्सटर्नल बोलोगे तो वो हो जाएगा आपके पास टैंजेंट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, जो सेम प्रॉपर्टी पैराबोला में भी था अपने पास। Okay, sir. Thank you. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में काफी बार यूज ऑलरेडी हो चुकी है, इसको समझना, हो सकेगा तो इसको प्रूफ भी करके बताना मुझे। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ length of perpendicular, the product of length of perpendicular segments from the foci on any tangent to the ellipse is b square. This is first property. And the feet of perpendicular lie on auxiliary circle, and the feet of perpendicular lie on auxiliary circle. Now ये प्रॉपर्टी का डायग्राम आपको खुद बनाना है, इसको एक बार प्रूफ करने का ट्राई करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो एक बार डायग्राम बनाओ, सिर्फ मुझे अप्रोच बताओ कि इसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या अप्रोच यूज करोगे, फिर आगे मैं आपको हेल्प करता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यू हैव 2 मिनट्स, पहले डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, फिर इसको आगे हम डिस्कस करते हैं।
ओके, सॉल्व हुआ किसी का? सर अप्रोच बताओ कुछ। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, डायग्राम सबको समझा? डायग्राम मैंने कैसे बनाया या क्या बनाया? हाँ सर, डायग्राम समझा। Yes. आप लोग एक बार खाली डायग्राम बता रहा हूँ, एक बार सुन लो, फिर अप्रोच एक बार देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देखो, किसी भी एलिप्स पे अगर आपने एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाया, लेट अस से ये पी पॉइंट है, इस पे आपने टैंजेंट बनाया, तो ऑब्वियसली बात है टैंजेंट इज अ लाइन एंड जो दो फोकस है एस और एस डैश, तो मुझे खाली इतना बताओ, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे आप कितने परपेंडिकुलर बना सकते हो? एक सिंगल बनेगा। वन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एस और एस डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं, तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप होंगे। यहाँ पे एक को मैंने बोल दिया लेट अस से आर एस, एक को बोल दिया आर डैश एस डैश, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो ये दोनों परपेंडिकुलर के लेंथ है, मतलब आर एस इंटू आर डैश एस डैश, इन दोनों का जो लेंथ का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये अपने को बोला गया था, ये प्रूफ करना है। एंड दूसरा कि ये जो परपेंडिकुलर हैं, इनका जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब आर और आर डैश, ये हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं। सो अब मुझे बताओ अप्रोच क्या करेंगे बेटा? सर पहले ये टैंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड। टैंजेंट का कौन सा इक्वेशन बेटा? सर पैरामेट्रिक निकाल लेते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है। सो स्टार्ट करने का जो अप्रोच किया वो बिल्कुल करेक्ट था। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पी, याद दिलाओ पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था इस केस में? किसी को भी याद नहीं हो रहा है अब तक? x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। बताया था, याद मुझे भी नहीं है, बट एलिप्स के इक्वेशन से ओरली याद करना आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। अब इसके बाद का स्टेप बोलो बेटा, इसके बाद क्या सर करोगे? इसमें ना एस और एस डैश दोनों का पॉइंट पुट करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। यस, वेरी गुड। तो अब आप बोलोगे बेसिकली कि आप आर एस डिस्टेंस निकाल रहे हो। आर एस डिस्टेंस इज नथिंग बट ए ई कॉमा जीरो से इस लाइन का डिस्टेंस। तो अपने पास फॉर्मूला है मॉडुलस, मैं ए ई कॉमा जीरो इसमें पुट करता हूँ। मुझे बताओ क्या बनेगा जब ए ई कॉमा जीरो पुट करूंगा तो? क्या ये ऐसा E बनेगा? cos e theta cos थीटा माइनस 1, Yes. क्योंकि ये तो जीरो हो गया, 1 यहाँ पे आ गया। अपॉन में क्या लिखूं बोलो? अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा 1 का upon ओके, सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर sin थीटा बाय बी स्क्वायर स्क्वायर। थीटा अपॉन b स्क्वायर। इस पार्ट में किसी को भी प्रॉब्लम? बेसिकली ये हमने निकाला No, है sir. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, नाउ अब सेकंड डिस्टेंस भी बता दो, डिस्टेंस ऑफ द सेम लाइन बट फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट। अब पॉइंट हो गया है एस डैश, दैट इज माइनस ऑफ ए ई कॉमा जीरो। बोलो सब कुछ सेम चलेगा, सिर्फ ऊपर माइनस ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम चलेगा। यस, अपॉन में भी सेम टर्म आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। सो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना था, मतलब बेसिकली मुझे सॉल्व करना है आर एस इंटू आर डैश एस डैश। अब देखो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलूं, ये कहीं ना कहीं a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, क्योंकि मॉडुलस लगा, इसको प्लस कर सकते हो।
सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाएगा e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली आइडेंटिकल था तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये हुआ कि मैं अपॉन में लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। मुझे बताओ ये पार्ट सबको समझा? यस सर। हाँ सर, बस रूट हटा दी ना। हाँ, सिर्फ रूट हटा दिया मैंने बेसिकली बिकॉज दोनों हेलो सेम है। सर, हाँ बेटा। तो यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा ना? नहीं, अब यहाँ पे अगेन वो भी सेम लॉजिक आ जाता है क्योंकि अपने पास कैसा है ना, टेक्निकली मुझे यहाँ पे हाँ मॉड लगा हाँ देना हाँ चाहिए। सर, मॉड लगा। ठीक है, मॉड लगा देना चाहिए बिकॉज डिस्टेंस है तो अपन मॉड लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइनल जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए, खाली हमको ध्यान रखना है। हाँ, अब यहाँ तक का पार्ट तो हुआ कैलकुलेशन से सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे बताओ इसके आगे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो इसको फर्दर? सर ई की वैल्यू पुट करके। यस, वेरी गुड, क्योंकि मुझे कहीं भी ई का वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं ई का वैल्यू पुट करूंगा। अब ई का वैल्यू हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी इक्वेशन से, विच इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सबको ये इक्वेशन समझा? हाँ सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आर एस इंटू आर डैश एस डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा केयरफुली समझना, देखने में शायद कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट फाइनली सब कुछ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यू नो के आंसर क्या आने वाला है। सो इसको अपन अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर द होल अपॉन ए स्क्वायर, द होल अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर, यस यस b स्क्वायर आएगा बेटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। सबको समझा मैंने सिंप्लीफिकेशन क्या किया है? हाँ सर। यस सर। नाउ मुझे बताना a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस a, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। जी फाइनली क्या बचेगा? और फिर साइन ए स्क्वायर साइन नहीं, टेक्निकली माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बचना चाहिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समझा, ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ मिस्टेक भी होती है। जब आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आप बोलते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज द होल डिवाइडेड बाय, इसके अपॉन में ए स्क्वायर था, ये टर्म तो एज इट इज चलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मुझे बताओ अगर मैं ऊपर दोनों टर्म्स में से नेगेटिव कॉमन लूं तो क्या ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे? यस। और ये पार्ट ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा? इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर का मॉड। सो यहाँ से अपने को आंसर मिला कि जो प्रोडक्ट है दैट इज आर एस इनटू आर डैश एस डैश, ये हमेशा आता है अपने पास बी स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ कैसे किया वो समझे? यस सर। देखो अब इस प्रूफ का एज सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है,
ऑब्वियसली प्रूफ मैंने खाली इसलिए कराया कि किसी क्वेश्चन में अगर काम आ गया तो यूज कर लेना, बट दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुकी है। एंड प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो प्रॉपर्टी ज्यादा काम की होती है जिसमें अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करने जाओ तो काफी टाइम लगेगा, बट प्रॉपर्टी से एक स्टेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो क्या बोलता है सिंपल सा कि एक पी पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, उस पे हमने बनाया टैंजेंट, ठीक है। नाउ अब आपको फोकस से उस टैंजेंट पे बनने वाले दो डिस्टेंस जो है फोकल डिस्टेंस, उनका प्रोडक्ट बताना है। तो या तो आप पूरा एक एक वैल्यू को सॉल्व करोगे जो हमने प्रोसेस किया अभी, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं तो आपको प्रोसेस ही करना पड़ेगा। तो आप देखो कितना लंबा प्रोसेस हो गया। उसी को अगर आपको वैल्यू याद हो तो आप सीधे लिख दोगे कि इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये कौन से एलिप्स के लिए पढ़ रहे हैं? A is greater than B. हाँ, मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज फॉर एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मिस्टेक मत Along करना। हाँ, अलोंग एक्स के लिए है। अगर वाई का हुआ तो प्रॉपर्टी में क्या चेंज करना है वो आपको क्लियर है? Yes. हाँ, सिर्फ ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे, आपके सारे प्रॉपर्टी एज इट इज एप्लीकेबल है। बट जो भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के एलिप्स डिस्कस कर रहे हैं। चलो, अच्छा, इसी पे एक चीज और भी थी, ये तो मैंने एक पार्ट ही प्रूव किया बेसिकली प्रॉपर्टी का, विच इज कि आपका डिस्टेंस का प्रोडक्ट हुआ बी स्क्वायर। एक पार्ट और भी तो था कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं। अब मुझे बताओ इस चीज को चेक कैसे करोगे? सर वो 90 डिग्री की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं, देखो इसके लिए मैं एक सिंपल सा कंडीशन बोलता हूँ। आपने पी पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन निकाला है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है टेक्निकली, आपको ये आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये चेक करना है कि क्या वो आर पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे खाली इतना बताओ, हमने एक कंडीशन या एक पार्ट पढ़ा था, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। क्या इसका फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने? याद है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ हाँ, yes, sir, परपेंडिकुलर yes. स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली आपको इस एस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा एसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, वो पार्ट को प्रूव करना आसान है, वो आप इजीली प्रूव कर सकते Yes, हो, sir. ठीक है। सो मैंने इसलिए खाली प्रॉपर्टी आपको बता दिया। तो टैंजेंट को लेके फोकल डिस्टेंस पे दो चीजें चलती हैं, एक तो इन दोनों सेगमेंट का प्रोडक्ट इज ऑलवेज बी स्क्वायर, दूसरा इनके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं ये हमेशा एसी पे लाई करते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल पे। Now this was property number 3. Next is property number 4. Again, fourth property वो है जो पैराबोला में हमने बताई भी थी और बोला था कि ये प्रॉपर्टी सब जगह चलेगा। रिकॉल करने का ट्राई करना। The portion of tangent to an ellipse, the portion of tangent to an ellipse between the point of contact between the point of contact and directrix subtends a right angle at its corresponding focus. Subtends a right angle at its corresponding focus. ओके, ये सेम प्रॉपर्टी अपने पास पैराबोला में था, वापस से एक बार समझ लो। वहां पे प्रूफ भी किया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वैसा कुछ प्रूफ मुझे आप बताओ यहाँ पे कि इसमें किस तरीके से होगा प्रूफ। नाउ यहाँ पे आपके पास लेट अस से डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं मैंने बना दिया, हाँ, दिस बिकम्स द एक्सिस y एंड x। डायरेक्ट्रिक्स हम लोग लेट अस से यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, दिस डायरेक्ट्रिक्स। अब एज पर द कंडीशन क्या है वो समझना। आपके पास कोई भी एक टैंजेंट आपने बनाया, लेट अस से आपने एक टैंजेंट बनाया व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, हाँ, दिस बिकम्स द टैंजेंट। ये पी पॉइंट पे आपने टैंजेंट बनाया। अब एज पर द कंडीशन पोर्शन ऑफ टैंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, पोर्शन ऑफ टैंजेंट टू द एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हुआ डायरेक्ट्रिक्स, तो इनके बीच का जो पोर्शन है ये हमेशा करस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, ये इसकी कंडीशन है।
याद है सेम प्रॉपर्टी हमने पैराबोला में डिस्कस किया था। यस सर। यस Okay. सर। अब मुझे याद दिलाओ कि इसको प्रूफ कैसे किया था। काफी आसान slopes. प्रूफ था, स्लोप से। दोनों okay. लाइन का ना इक्वेशन निकाला था, फिर Okay. दोनों के स्लोप का हम लोग ने प्रोडक्ट निकाला, फिर माइनस बनाया तो हो गया proof। यस, बेसिकली मैं बोलूंगा कि इक्वेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिर्फ स्लोप निकाल लो, बिकॉज स्लोप निकाल के आपको डायरेक्टली माइनस वन प्रूव हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस पी पॉइंट को क्या अज्यूम करोगे? a cos theta comma b। यस, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करोगे, दैट इज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। नेक्स्ट पी पॉइंट आ गया, s डैश ऑलरेडी पता है। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, लेट दिस बी q पॉइंट। अब ये जो q पॉइंट है ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस ए ई होगा। ये सबको समझा? सॉरी, माइनस ए बाई ई होगा। ये सबको समझा? यस सर। अब आते हैं इसके y कोऑर्डिनेट पे। तो इस q का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में 0 पुट करो। बट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में ऑलरेडी 0 है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, ये जो- टेंजेंट की इक्वेशन। ओके ना, वो Correct. एक्सिस काट रहा है। तो यहाँ पे अपने पास जो नहीं बेटा, वो एक्सिस का वाला पार्ट स्पेशल केस दिख रहा है, बट उसको मैं यहाँ पे इन जनरल मान के सॉल्व करूंगा बेसिकली। मतलब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट पी अगर यहाँ पे आया तो ऊपर कट कर देगा, तो मैं आपको जनरल सोल्यूशन दे रहा हूँ, बिकॉज एक्सिस वाला केस तो स्टैंडर्ड हो गया, वो तो आपके पास डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, बट मैं आपको जनरल सोल्यूशन दे रहा हूँ इस चीज का। ओके सर। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो आप लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑब्वियसली पैरामेट्रिक फॉर्म, वो आ जाएगा आपके पास x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो q पॉइंट है वो q पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है। एंड q पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट माइनस a बाई ई है, तो मैं q पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस a बाई ई, तो ये बनेगा मेरे पास y अपॉन b टाइम्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन e। समझे क्या किया मैंने? यस सर। Yes, sir. माइनस ए बाई पुट किया और शिफ्ट कर लिया। नाउ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास b अपॉन sin थीटा टाइम्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन e। नो डाउट थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, बाकी सब कोऑर्डिनेट तो आसान थे, तो ये कॉम्प्लिकेट होगा चलेगा। अब हमको चेक करना है स्लोप ऑफ टू लाइंस PS डैश एंड QS डैश। मुझे इन दोनों का स्लोप चेक करना है। टेक्निकली इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -1, ठीक है। तो इन दोनों का स्लोप चेक कर लेते हैं। जब मैं इन दोनों का स्लोप चेक करूंगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा अपने पास, स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS। स्लोप का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बोलो? b sin theta upon a cos theta plus a। वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो b sin थीटा अपॉन a कॉमन ले लिया, दैट मीन्स यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस e। सबको समझा स्लोप PS का? यस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ QS। स्लोप ऑफ QS, तो यहाँ पे अगेन सेम y2 माइनस y1, तो यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट तो पूरा आ जाएगा, दैट इज b अपॉन sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा द होल अपॉन e, होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का मतलब हो गया इसका x कोऑर्डिनेट था माइनस a बाई ई और इसका था माइनस ए ई, तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, a कॉमन ले लिया मैंने, ये हो जाएगा मेरे पास e माइनस 1 अपॉन ई। एक बार चेक करो बराबर है? x2 माइनस x1, सो माइनस a बाई ई रहेगा एज इट इज और ये प्लस बन जाएगा, दोनों में से a कॉमन लिया तो ये बनेगा e माइनस ऑफ 1 अपॉन ई, ठीक है। नाउ ये हो गया स्लोप ऑफ QS। अब मल्टीप्लिकेशन -1 प्रूफ करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों पार्ट को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट मेरे हिसाब से ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए इसके साथ में। नेक्स्ट पार्ट को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है, इसको समझना। यहाँ पे ये 1 प्लस cos थीटा बाई ई था, ये होल डिवीजन नहीं था, यहाँ पे ये ऐसा कुछ था, ठीक है। Yes, sir, और LCM इसकी लेना वजह पड़ेगा। से हाँ LCM लेना पड़ेगा, और यही चेंज यहाँ भी दिखेगा, इस केस में भी ये 1 प्लस cos थीटा बाई ई है। अब यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। अब जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे QS को, क्योंकि PS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है,
QS को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा B अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा द होल अपॉन E डिवाइडेड बाय A टाइम्स ऑफ E स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास just a second. This will be A times of E square minus 1 the whole divided by E, the whole divided by E basically. हाँ, अब ये E से ये E कैंसिल, ठीक है। अब इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो अरेंज करने पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा B टाइम्स ऑफ E प्लस cos थीटा the whole divided by A sin थीटा multiplied by E square minus 1. सबको समझा मैंने कैसे लिखा सिंप्लीफाई करके? ओके, अब यहाँ पे इन दोनों का मैं प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, मुझे बताना क्या क्या टर्म कैंसिल होगा और क्या बचेगा। स्लोप ऑफ PS इनटू स्लोप ऑफ QS, बी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस ई से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ कुछ ऐसा बचना चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, बराबर है? यस सर। ठीक है, और अब मुझे बताओ बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू, यस, तो बी स्क्वायर का वैल्यू होता था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर एज पर द इसेंट्रिसिटी इक्वेशन, तो इसको आपने रिप्लेस कर दिया और फाइनली आपको आंसर दिख जाएगा कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों टर्म सेम लिखे हैं विद अ नेगेटिव साइन, तो इट इज इक्वल टू -1, तो इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आ रहा है अपने पास, -1। अभी समझे? यस सर। हाँ, तो बेसिकली अगेन प्रूफ वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जो प्रूफ के स्टेप्स थे दोज आर इंपॉर्टेंट। जैसे आपने अप्रोच मुझे बताया, वो अप्रोच आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज यही अप्रोच किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, तो वहां पे केयरफुल रहना। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, जहां पे हमने ये प्रूफ किया कि पोर्शन ऑफ टैंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स हमेशा करस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। चलो ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वाज फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ अपने पास प्रॉपर्टी है, द सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड, द सर्कल ऑन एनी फोकल, अच्छा फोकल कॉर्ड मत बोलो, फोकल डिस्टेंस बोलो, पूरे कॉर्ड पे नहीं होना चाहिए। द सर्कल ऑन एनी फोकल डिस्टेंस एज डायमीटर touches the auxiliary circle, touches the auxiliary circle। अब ये चीज क्या है, अगेन ये क्वेश्चन या ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन में डायग्राम को इजी करने के लिए काम आती है। इसका मतलब क्या है ये समझना। सपोज करो आपके पास एक नॉर्मल एलिप्स है, उस एलिप्स पे आपने एक फोकल डिस्टेंस बनाया, ठीक है, उस एलिप्स पे आपने एक फोकल डिस्टेंस बना दिया। लेट्स से यहाँ पे आपने एक एस पॉइंट लिया, यहाँ पे एस डैश लिया, और यहाँ पे आपने बनाया बेसिकली एक पी पॉइंट से, दैट इज पी एस, इट्स अ फोकल डिस्टेंस। हाँ, अब इस फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेके ऑब्वियसली मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, करेक्ट है ना? सो अगर मैं इस फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेके एक सर्कल क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे देयर इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कि ये जो अपने पास सर्कल बनेगा, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये जो अपने पास सर्कल बनेगा, ये सर्कल हमेशा इसके ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी। अब इसका यूज कहाँ पे आता है ये समझना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायग्राम प्लॉट करना है और कहीं ना कहीं फोकल डिस्टेंस का कंडीशन दिया है, तो उस फोकल डिस्टेंस के कंडीशन को लेके हमको डायग्राम प्लॉट करने को ये प्रॉपर्टी थोड़ा हेल्प करता है बस खाली, ठीक है। अगेन इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो, एनी आइडिया?
अच्छा सर मुझे ये P के बताओ। हाँ, कोऑर्डिनेट्स P P के के कोऑर्डिनेट्स। बोलो बोलो। और फिर उसको ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर। ओके वेरी गुड। सो बेसिकली आप P के कोऑर्डिनेट्स लोगे, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से आपके पास डायरेक्टली ये P पॉइंट सर्कल पे लाई करे जरूरी नहीं है, ये अपने पास सर्कल कोई और भी टच कर सकता है, बट मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि इसका प्रूफ अपने पास क्या होना चाहिए। इसके प्रूफ को बताने के लिए मुझे बताओ, ऑब्वियसली ये जो केस होगा ये केस ऑफ सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली होगा, यस सर। ठीक है। अब इसका हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो इसमें क्या कंडीशन ट्रू होती थी? C1 into C2 is less than R1 नहीं, यहाँ पे कंडीशन था C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस दैट इज मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा टू जस्टिफाई कि ये सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे प्रूफ करता हूँ वो समझो। P पॉइंट जो आपने बोला वैसे स्टार्ट करेंगे। P पॉइंट को मैं पैरामेट्रिक अज्यूम कर लूंगा, दैट इज A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। अब मुझे खाली इतना बताओ, अगर यहाँ पे अपने पास A cos थीटा B sin थीटा P पॉइंट है, S पॉइंट तो ऑलरेडी पता है दैट इज AE, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास सर्कल के डायमीटर का लेंथ ऑलरेडी है? यस सर। ओके, मुझे बताओ सर्कल के डायमीटर का लेंथ कितना होगा? B sin थीटा अपॉन नहीं बेटा, डायमीटर लेंथ बोल रहा हूँ, स्लोप नहीं, सर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे यार अभी बताया, अभी भूल जाते हो। A इंटू 1 माइनस E cos थीटा, आज का पहला कॉन्सेप्ट याद करो, यस सर। हाँ, ठीक है। डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना। देखो फोकल डिस्टेंस आएगा तो क्या है कि एक जो आपने बोला वो अप्रोच बराबर है, बट वो अप्रोच से मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर एक बार मैं एक चीज को पढ़ चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली उसको यूज कर लूंगा। सबको समझा मैंने कैसे लिखा डिस्टेंस आपके पास? ओके सर। यस, दिस इज फोकल डिस्टेंस बेसिकली। अब अगर ये फोकल डिस्टेंस है तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस को मैं लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू A/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ E cos थीटा, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास छोटे सर्कल का रेडियस, ठीक है। जैसे उसको मैंने R1 बोल दिया, जो अपने पास स्मॉलर सर्कल बना है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, दैट इज R2। मुझे बताओ बड़ा सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस क्या बनेगा? ए, यस, आपको पता है जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है उसका रेडियस तो ए होता है, बिकॉज वो एक्सट्रीम एंड से बनता है अपने पास इस पॉइंट से। नाउ अब अपने पास R1 R2 आ चुका है, बचता है दोनों सर्कल्स का सेंटर। सो अपने पास सेंटर ऑफ सर्कल 1, मतलब जो छोटा सर्कल है उसका मुझे सेंटर कोऑर्डिनेट लिखना है। अब उसका सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओ? सर मिड सेंटर ऑफ पॉइंट। सर्कल 1, यस वेरी गुड, मिड पॉइंट, क्योंकि आपके पास डायमीटर के एक्सट्रीम एंड्स हैं तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट पे कमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम मिड पॉइंट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बेसिकली सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल 1, ये आ जाएगा A cos थीटा plus AE the whole divided by 2, comma B sin theta by 2। ये आ गया अपने पास सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल 1। सिमिलरली सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल 2, ये बताना जरा। 0,0। यस, इट शुड बी 0,0। अब मैं डिस्टेंस को चेक करता हूँ कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए और कोई टेक्निक नहीं है, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर, तो ये बनेगा अपने पास a स्क्वायर कॉमन ले लिया इनटू cos थीटा प्लस e दी होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4। सबको क्लियर है ये पार्ट? बोलो, कल डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है मैंने? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ही रिप्लेस कर देता हूँ। बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ एज पर दी इसेंट्रिसिटी इक्वेशन? A square 1 minus B square। A square 1 minus C। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस इसको जो आपने बोला दैट इज ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर।
इससे बेनिफिट क्या होगा, इन दोनों से मैं a स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ। जब a स्क्वायर बाहर लूंगा तो मुझे डिस्टेंस कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, इट इज इक्वल टू a/2 टाइम्स रूट ओवर। नाउ cos थीटा प्लस e का होल स्क्वायर मुझे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर प्लस 2e cos थीटा। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी a स्क्वायर तो बाहर जा चुका है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आएगा एंड माइनस ऑफ e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो हमने प्रूफ किया था बेसिकली। ठीक है, अब मुझे बताना यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 1 नेक्स्ट अपने पास यहाँ जो लिखा हुआ है e स्क्वायर और यहाँ लिखा है माइनस e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा, e cos थीटा। वेरी गुड, e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ बेसिकली 1 प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e cos थीटा। बताओ फाइनली कितना आया, सर क्वाड्रेटिक में हो जाएगा रिड्यूस। ये डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, ये 1 प्लस e 1 cos थीटा प्लस का e होल cos स्क्वायर लिखा थीटा है। द होल थीटा प्लस 1 का होल Yes. स्क्वायर। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा, इट इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस e cos थीटा दी होल डिवाइडेड बाय 2। ये आया आपके पास दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये सबको कैलकुलेशन क्लियर है। नाउ अब मैं चेक करूंगा दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस। सो मेरे पास r1 भी है, मेरे पास r2 भी है। जब मैं दोनों के रेडियस का डिफरेंस देखूंगा तो मुझे बताओ कि r1 r2 में से बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, R2 बड़ा होगा। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे R2 माइनस R1, R2 हो गया मेरे पास A, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस ऑफ a/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस e cos थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा a माइनस ऑफ a/2 प्लस a/2 टाइम्स ऑफ e cos थीटा। अब मुझे बताओ a माइनस a/2 कितना बचेगा, हाफ a/2 ए बेसिकली। So A a by by 2 times 1 plus e cos थीटा। जरा चेक करो, दोनों आंसर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। R1 रेडियस का डिफरेंस और आपके पास जो C1 C2 आया था, ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। दैट मींस इस केस में कंडीशन हो गई C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 का डिफरेंस। तो ऐसा तभी होता है जब अपने पास कहीं ना कहीं इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। तो इसीलिए जब किसी भी फोकल कॉर्ड को अगर आप डायमीटर लेके एक सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल कहीं ना कहीं अपने पास ऑक्सिलरी सर्कल को हमेशा टच करेगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि इसका डायरेक्टली यूज नहीं होगा, बट यस क्वेश्चन के फॉर्म में इसका यूज डेफिनेटली हो सकता है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में क्या हो जाएगा ना आपके पास, कि क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे आपको वो बोलेगा नहीं कि ये सर्कल टच करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सर्कल बनाया है तो दिस सर्कल ऑलवेज टचेस दिस ऑक्सिलरी सर्कल। सबको क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 5? यस सर। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ, अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको डिस्टेंस के फॉर्म में प्रॉपर्ली याद रखना पड़ेगा। नो डाउट प्रूफ कर सकते हैं, पर अगर याद रहेगा तो इन पे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं और इस पे सीधे ही आपसे आंसर पूछे जाते हैं बस खाली। सो पहले मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशन क्या है। द कंडीशन इज इफ द नॉर्मल at any point P, if the normal at any point P on the ellipse with center C meets the major and minor axis at capital G and small g respectively, and CF, capital CF, be the perpendicular and CF be the perpendicular upon
this normal perpendicular upon this normal, then now we have certain conditions. पहली condition है PF into PG, that is capital G, is always equal to B square. This is first condition. Second आपके पास PF, again capital F, into P small g is equal to A square. ये अपने पास second condition है. Third is PG into PG, that is P times of capital G into P times of small g, is always equal to PS into PS dash. Similarity से प्रूव होगा अपने पास यहाँ पे. अब ये तीनों कंडीशन का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे यूज है वो समझना. क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली बेस्ड आउट ऑफ नॉर्मल. कभी भी अगर आपको नॉर्मल का क्वेश्चन आता है और ऐसा बोलता है कि नॉर्मल किसी दो पॉइंट पे दोनों एक्सिस को कट कर रही है मेजर माइनर, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज आ सकता है. डायरेक्टली लेंथ का प्रॉपर्टी है तो आपको ज्यादा कुछ सॉल्व भी नहीं करना, इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा. सो इसको इस तरीके से देखो. लेट अस से आपके पास एक टैंजेंट आपने बनाया टू द एलिप्स और उसी टैंजेंट का आपने एक नॉर्मल क्रिएट किया, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल. अब एज पर द क्वेश्चन ये हो गया आपके पास पॉइंट P. नेक्स्ट इज P पॉइंट ने या इस नॉर्मल ने मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है कैपिटल G पे, माइनर एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है स्मॉल g पे, एंड जो आपके पास C सेंटर ऑफ सर्कल है उसको मैं C बोल देता हूँ बेसिकली. यहाँ पे यह सेंटर ऑफ एलिप्स जो है, फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है. हाँ, अब यहाँ पे PF और PG, ठीक है, PF और PG मतलब क्या हो गया. सो F जो अपने पास है वो F कहाँ पे आएगा मुझे बताओगे एज पर दिस कंडीशन. तो CF क्या बोला था, CF इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन दिस नॉर्मल. ऑब्वियस सी बात है, ये एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट से इस लाइन पे आप एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हो. दैट मीन्स सिंपल सा यहाँ पे कहीं F पॉइंट आएगा. सबको समझा मैंने F पॉइंट कैसे बनाया? Yes, पॉइंट sir. यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. नाउ अब कंडीशन वाइज देखते जाओ. PF दैट इज इस P पॉइंट से F तक का डिस्टेंस इनटू इस P पॉइंट से G तक का डिस्टेंस. तो आपको दिख रहा है कि PF और PG, एंड दूसरे में PF और PG दे रखा है दैट इज बिगर वाला यू कैन से डिस्टेंस. तो आपको दिख रहा है कि एज पर दी प्रोडक्ट दोनों का PF तो सेम है. इसमें क्योंकि डिस्टेंस P कैपिटल G इज स्मॉलर देन P यू कैन से स्मॉल g, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो इसका आंसर B स्क्वायर है, इसका आंसर A स्क्वायर है, क्योंकि टेक्निकली इसका आंसर छोटा आना चाहिए था. तो ये B स्क्वायर, ये A स्क्वायर. एंड नेक्स्ट कंडीशन PG into P small g will be equal to PS into PS dash. अब ये तो खाली प्रॉपर्टी हुआ. मुझे बताओ अगर इसको प्रूफ करना है तो अप्रोच क्या रहेगा? काफी सिंपल अप्रोच है, टिपिकल नहीं है. खाली मुझे ओरली बता दो स्टार्ट कैसे करोगे. सर नॉर्मल की इक्वेशन में वेरी गुड, जी निकालेंगे. करेक्ट है, दोनों जी का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली. यस सर. ओके, वेरी गुड. कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट को 0 0 पुट करके. करेक्ट, वेरी गुड. चलो दोनों जी का पॉइंट आ गया, P पॉइंट आ गया. अब बचता है F. F कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट. नहीं बेटा, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है. F मिड पॉइंट नहीं होगा, परपेंडिकुलर से. यस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अब आपका प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो चुका है. क्यों? जो उन्होंने स्टार्ट बोला बिल्कुल करेक्ट था. हमको नॉर्मल को डिस्कस करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले लोगे. अब नॉर्मल के पैरामेट्रिक इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके ये पहले कैपिटल G पॉइंट निकालोगे. कैपिटल G पॉइंट की खास बात है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है. अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास 0. तो वहां से आप कैपिटल G का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे. नेक्स्ट इज अपने पास जब इसी चीज को आपको स्मॉल g निकालना है तो स्मॉल g के लिए क्या हो जाएगा, आप x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दोगे तो आपको स्मॉल g मिल जाएगा. तो नॉर्मल की इक्वेशन से अपने को दोनों g पॉइंट मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज मुझे इसी नॉर्मल का सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है जिससे f मिलेगा. तो अब मेरे पास सभी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं. अब मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकाल के चेक करना है. तो दिस विल बी अवर फाइनल वैल्यूज बेसिकली.
अगेन मैंने आपको बता दिया, इस प्रॉपर्टी को यूज तब करना जब आपके पास कहीं ना कहीं नॉर्मल का क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो और नॉर्मल के अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रखा हो, नॉर्मल के अलग डिस्टेंस को डिस्कस कर रखा हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबको क्लियर है ये प्रॉपर्टी के बारे में? यस सर। ओके, सो इस केस में अपने पास प्रॉपर्टीज इतना ही था। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं एलिप्स पे। ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चंस है, दीज विल बी बेस्ड आउट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एलिप्स, तो आपको इसको क्रैक करना है और आंसर्स करना है बेसिकली। सो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। if the line lx plus my plus n equal to 0 cuts the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 in 2 points whose eccentric angle differs by pi by 2, whose eccentric angle differs by pi by 2, then find the necessary condition। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शंस का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करना है एंड फाइनली बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, क्या ये सबको क्लियर है कि दोनों एसेंट्रिक एंगल डिफर्स बाय पाई बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, व्हाट आर एसेंट्रिक एंगल्स, क्या बोलते थे? सर जो ऑक्सिलरी सर्कल्स का कुछ होता है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना, मुझे आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड।
ओके हाँ, अब बोलिए क्या बोल रहे थे? सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा कि इसेंट्रिक एंगल आपके पास डिफर्स बाय पाई बाय 2, इसका मतलब सबको समझा? नो सर। ओके, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय पाई बाय 2 मतलब अगर सपोज करो एक पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो दूसरे पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है। दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए? पाई बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। अभी क्लियर है? तो हाँ, जनरली ऐसे केस में ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर ऐसा बोला जाएगा ना कि इसेंट्रिक एंगल डिफर्स बाय दिस मच, तो एक एंगल को थीटा बोल लो और दूसरे को थीटा प्लस डिफरेंस जो आपको बोला गया है, तो वहां से आपका डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा हमेशा। हाँ, जो ऑप्शंस का रिक्वायरमेंट था वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर is equal to twice n square, second option. थर्ड आपके पास है a square l square plus b square m square is equal to twice n square, and the fourth one is a square n square plus b square m square is equal to twice of l square। ठीक है, अब ये जो ऑप्शंस हैं इनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, आपको सिर्फ ऑप्शन से इतना पता चला कि आपको ए बी एल एम और एन इन तीनों में एक इक्वेशन निकालना है। अब वो इक्वेशन निकालने के लिए आप लॉजिक क्या यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सो अगेन 2 मिनट में इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। डायग्राम प्लस अप्रोच दोनों को क्रैक करने का ट्राई करो।
ओके, किसी का हुआ सॉल्व? एनी आइडिया, एनी अप्रोच? चलो थोड़ा डायग्राम बना के मैं आपको हेल्प करता हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोला गया है और ऐसे कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हो। सो आपके पास एक एलिप्स है इन जनरल, आपको बोला है कि इस एलिप्स को एक लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। लाइन का इक्वेशन भी आपको दिया है, एलिप्स का इक्वेशन भी आपको दिया है, दोनों ही केस आपको प्रॉपर्ली डिफाइन कर रखे हैं। हाँ, अब इस केस में अपने पास लेट अस से यहाँ पे एक लाइन आ गया। कंडीशन वाइज ऐसा बोला गया था कि ये लाइन इस एलिप्स को दो पॉइंट पे कट करती है, P एंड Q। अगर P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा है तो Q का हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आई होप ये आपको समझा, मैंने बता दिया ऑलरेडी। डिफर्स बाय π/2 Yes, का मतलब sir. क्या हुआ? ओके, नाउ अब इस एलिप्स के हिसाब से मुझे बताते जाना। सबसे पहले मुझे बोलो कि पैरामीटर आपने थीटा अज्यूम किया है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा? A cos theta, B sin theta. A cos theta and B sin theta. Okay, very good. Next मुझे बताओ Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? A cos π/2 plus theta. So A cos π/2 plus theta को मैं लिख सकता हूँ minus A sin theta. Yes, sir. ठीक है, और what about the second Y coordinate? B cos theta. Yes, this will be B cos theta. ये पार्ट सबको क्लियर है? सर वापस बताना क्यों कैसे पॉइंट कैसे आया? देखो Q पॉइंट के लिए क्या करना है आपको, जहां पे थीटा लिखा है उसकी प्लेस पे π/2 प्लस थीटा पुट करना है। तो ये हो जाएगा A cos π/2 प्लस थीटा कॉमा B sin π/2 प्लस थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ा था cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा एंड sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो मैंने खाली रिप्लेस कर दिया बस उससे, ठीक है। यस सर क्लियर ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है समझना। अब मुझे कहीं ना कहीं PQ का इक्वेशन निकालना है, बिकॉज मेरे पास दो पॉइंट आ चुके हैं P एंड Q। तो मैं PQ का इक्वेशन निकालूंगा और उस लाइन को इस गिवन लाइन से कंपेयर कर लूंगा जो मुझे दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं समझना। सो PQ का इक्वेशन निकालने के लिए टू पॉइंट फॉर्म यूज कर लूं। इक्वेशन ऑफ PQ ये आ जाएगा अपने पास y माइनस ऑफ B sin थीटा इज इक्वल टू B times of sin theta minus cos theta the whole divided by A times of cos theta plus sin theta the whole multiplied by x minus the whole multiplied by x minus A cos theta। सबको समझा मैंने कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है लाइंस को बेसिकली। अब कंपेयर करने के लिए सिंपलेस्ट लॉजिक क्या होता है कि आप किसी भी एक टर्म को सेम बना दो और बाकी टर्म्स को कंपेयर कर दो। जनरली हम कांस्टेंट को सेम बनाते थे, बट यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, y को बना के और बाकी सब टर्म्स को कंपेयर कर लेता हूँ। देखना कैसे। मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से कुछ लिखूंगा। इट विल बी y इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा the whole divided by cos theta plus sin theta times of x minus a से a कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो ये बचेगा b times of cos theta into sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta and ये जो नेगेटिव वाला पार्ट शिफ्ट हुआ वो यहाँ आके प्लस b sin थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखना, y को रखा है एज इट इज, इसको मैंने कुछ नहीं किया। इस पूरे टर्म को x में मल्टीप्लाई किया तो दिस इज एज इट इज। जब इस पूरे टर्म को a cos थीटा में मल्टीप्लाई किया तो बाहर नेगेटिव का साइन आएगा। ये a से ये a कैंसिल, बचेगा आपके पास b टाइम्स ऑफ cos थीटा इनटू दिस एक्सप्रेशन प्लस ये b sin थीटा को शिफ्ट कर लिया। ये स्टेप सबको क्लियर है? यस ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सो y इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा the whole upon cos थीटा प्लस sin थीटा
टाइम्स एक्स माइनस, अब यहाँ पे टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन देखना, इस पूरे टर्म में मैं एक काम कर सकता हूँ, नेगेटिव अगर कॉमन ले लूँ तो b टाइम्स ऑफ cos थीटा इनटू sin थीटा, ये तो बनेगा फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट मुझे दिखेगा माइनस ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अपने पास एलसीएम हो जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया तो ये दिखेगा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड माइनस के साथ b टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा, माइनस के साथ b टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा, the whole divided by sin थीटा प्लस cos थीटा। बेसिकली मैंने एलसीएम लिया है बस खाली, तो इस पूरे टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। उस एलसीएम का बेनिफिट देखना, सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली जब माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अपने पास बचेगा क्या, sin square theta plus cos square, दैट विल बिकम 1। ओके, और फर्स्ट और फोर्थ टर्म में कुछ खास बात दिख रही है क्या? सर कैंसिल हो जाएगा। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज जो अपने को पार्ट दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे कंडीशन मिलेगा। सो इस केस के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे आपने माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो खाली बी स्क्वायर बचेगा, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा the whole multiplied by x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b स्क्वायर अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। ये हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ ये जो हमने इक्वेशन निकाला है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ PQ, और ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इस लाइन से मैच करना चाहिए था, Lx प्लस ny प्लस n इक्वल टू 0। तो अब मैं इस लाइन को भी इस फॉर्म में लेके आता हूँ, जिससे मेरे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। क्या मैं इस लाइन को ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस L अपॉन m टाइम्स ऑफ x माइनस n अपॉन m। चेक करो प्रॉपरली और मुझे बताओ। यस सर। ओके, नाउ ये दो इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये दो इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अपने पास करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। दैट सिंपली मींस कि अपने पास यहाँ पे कंडीशन मिलेगा माइनस ऑफ L अपॉन m शुड बी इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा होल अपॉन sin थीटा plus cos theta. Next is second condition, minus of n upon m is equal to b square upon sin theta plus cos theta. Now पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कंडीशन बनाने के लिए एक ही आपको स्टेप इंपॉर्टेंट है कि मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है। नाउ अब मुझे सोच के बताओ, सबसे इजीएस्ट स्टेप जिसमें थीटा को एलिमिनेट करोगे वो क्या होगा? थीटा को एलिमिनेट करने का सबसे इजीएस्ट स्टेप, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, आ जाएगा। डिवाइड करके। डिवाइड करके नहीं, और कोई? चलो एक हिंट देता हूँ, ऑप्शंस देखोगे तो आपको समझ जाएगा आपको क्या करना है। cos थीटा को डिवाइड कर सकते हैं ना। बेटा वो उससे टाइम बनेगा, बट जरा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो। देखो ऑप्शंस में क्या लिखे हुए हैं, सब में स्क्वायर है, तो बेसिकली आपको स्क्वायरिंग करनी है। नाउ स्क्वायरिंग करने के पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बस खाली। मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसा लिख लेता हूँ, इट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन sin theta minus cos theta is equals to bm upon al with a negative sign, और इसको भी लिख लेता हूँ sin theta plus cos theta is equal to bm square, सॉरी bm square नहीं, b square m, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास b square into m अपॉन n with a negative sign. नाउ अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, बेनिफिट क्या होगा देखना। मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा स्क्वायरिंग करने पे? 1 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बनेगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। 1 plus sin
हाँ, बेसिकली बनेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कहीं ना कहीं अपने पास 1 प्लस साइन 2 थीटा बनेगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर। इस पार्ट में किसी को प्रॉब्लम? नाउ यहाँ पे क्या बनेगा? अगेन 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया b टू द पावर 4 अपॉन या इंटू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के और इस दोनों में पुट करना है टू गेट दी कंडीशन। आगे का पार्ट सॉल्व करोगे, सिर्फ कैलकुलेशन ही बाकी है और कुछ है नहीं है इसमें। यस तो अब साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, इन टर्म्स ऑफ दिस पुट करो और सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा सीधे। सॉल्व करो और फाइनल वैल्यू बताओ मुझे। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। मैंने गलती से यहाँ पे b cos थीटा इंटू cos थीटा को b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ b है अपने पास। सो इसका थोड़ा सा आंसर पे इम्पैक्ट होने वाला था, मैंने वही क्वेश्चन पे चेक किया तो यहाँ पे समझा। यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नहीं है और यहाँ भी b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नहीं है, सिर्फ b sin स्क्वायर थीटा है। अब इसका इम्पैक्ट आपके पास क्वेश्चन में कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये b हर जगह से हट जाएगा, मतलब b स्क्वायर की जगह पे b आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर ना होकर सिर्फ बी रहेगा। एंड फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो बी स्क्वायर एम स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशन आपको क्वेश्चन को मिस्टेक करवा देता। हाँ सॉरी, बी स्क्वायर एम स्क्वायर। हाँ, अब आगे का पार्ट सॉल्व कर लो, अब मिस्टेक नहीं होगा। सॉल्व करो और फाइनली बताओ कि
ओके, सो आपके जो आंसर है वो बेसिकली इससे मैच करना चाहिए. इट शुड बी a square l square plus b square m square is equal to twice of n square. Technically I think this is nothing but option number C. ये आपका ऑप्शन नंबर सी था. देखो अब क्वेश्चन में खास बात क्या थी और कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आया कहीं ना कहीं, दैट इज के पहली चीज तो वो एसेंट्रिक एंगल के डिफरेंस वाला पार्ट नहीं पता था, तो वो आपने समझ लिया. आप नेक्स्ट टाइम से उसको ध्यान रखना. दूसरा ये है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन है ना, ये आपको ऑप्शन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे. आपने देखा होगा तो ऑप्शन वाले कुछ अजीब से ऑप्शन दे दिए ऐसा है, बट आपने अगर लॉजिक ऑब्जर्व किया हो तो लॉजिक बहुत ही आसान था कि आपको सिर्फ एक लाइन का इक्वेशन निकालना था और जो गिवन लाइन का इक्वेशन है उससे कंपेयर कर देना था, जिससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता. ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन थोड़ा सा लेंदी है, बट स्टिल आपको आंसर निकालने के लिए ये प्रोसेस काफी था. हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे थे. सर ये वाले इसमें जो लाइन दी हुई है LX प्लस MY वाली, हाँ सर वो तो वही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और हमें उसके ऊपर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो सर डायरेक्टली उसमें पुट करके भी आंसर आ सकता था. मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि मैं इस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर दूं. हाँ सर. कौन से वाले में? हाँ बिल्कुल आ सकता है, उससे भी आ सकता है, बट उससे क्या होगा ना, उससे आपके पास थीटा में दो कंडीशंस बनेंगी. ठीक है, थीटा और आपके पास एल में कंडीशन बनेगी. फिर आपको उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमिनेट करके आपको वहां से भी सेम आंसर मिल जाएगा. यस डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा वहां से भी. देखो मोरलेस क्या होगा मैं आपको बोलता हूँ, जब उसको भी आप सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसी में रिड्यूस होंगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो दैट इज वन ऑफ द मेथड. ये जो हमने सॉल्व किया है दूसरा मेथड है बेसिकली. ठीक है ओके सर. बेटा, मेथड तो बहुत सारे मिल जाएंगे बट इससे लेंदी मिलेगा, शॉर्ट नहीं मिलेगा. लेंदी चाहिए तो बताऊं? नहीं सर. हाँ, शॉर्ट मेथड के लिए आपको आइडिया देता हूँ. शॉर्ट मेथड क्या होगा एग्जैक्टली वो समझ लो. चलो शॉर्ट मेथड अगर इस केस में करना है तो वो क्या हो सकता है. तो शॉर्ट मेथड के लिए आप पता है क्या करोगे, आप एक पी पॉइंट को अज्यूम कर लो आपके हिसाब से, लेट अस से माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट. ठीक है, सपोज कर लो आपने इसको यहाँ अज्यूम कर लिया, माइनर एक्सिस का एक एंड पॉइंट जो आपको पता है वो होता है 0,b. अब 0,b अगर है तो इस केस में आप पता है डायरेक्टली बोल दोगे कि सर इस केस में तो थीटा 90 है, बराबर. और अगर Yes, sir. थीटा 90 है तो इसमें 90 और ऐड करो, मतलब 180 हो जाएगा, तो अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को लेके आप लाइन का इक्वेशन निकालो. उस लाइन के इक्वेशन का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, मतलब नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा. तो नंबर्स को ए बी सी एल एम से कंपेयर करना और चेक करना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज नथिंग बट द अप्रोच जो आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, जिसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं. तो वो चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो. दैट कुड बी अनदर अप्रोच जो इससे छोटा हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. हाँ, बट ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसा है ना, कहने कहीं कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच उतना इजीली क्लिक नहीं करता और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच कुछ क्वेश्चंस के लिए लेंदी हो जाता है. जैसे इसके लिए तो नॉर्मल हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में जहाँ पे नॉर्मल अप्रोच काफी इजी होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच काफी उसको लेंदी बना देता है. सो थोड़ा सा केयरफुल रहना कि किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करना है. लाइक इन दिस क्वेश्चन, इसमें आप चाहो तो यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ कंडीशंस का ध्यान रखना है बस खाली. चलो एक क्वेश्चन और देते हैं. हाँ बेटा, सर ऊपर वाले क्वेश्चन का सेकंड स्टेप बताओ ना एक बार. मतलब बेसिकली इसी क्वेश्चन का या इसके ऊपर वाले का? सर इसी क्वेश्चन का. इसी क्वेश्चन का सेकंड स्टेप. जस्ट अ सेकंड. सेकंड स्टेप मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो इक्वेशन ऑफ PQ? नहीं सर, उसके नीचे वाला कैसे आया? हाँ बेटा, ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया. देखो y को रखा एज इट इज. यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है, टेक्निकली ये पूरा टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है. तो पहले इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई x में हुआ, तो देखो ये एज इट इज है, b अपॉन ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स x. तो इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई x में हो गया. अब इसी पूरे टर्म का मल्टीप्लाई a कॉस थीटा में होगा. तो पहले आगे नेगेटिव साइन, यहाँ पे a था, यहाँ पे अपॉन में a, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. बचेगा क्या न्यूमरेटर में, b टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा, b टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा अपॉन a टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा. तो a तो कैंसिल हो चुका था, sin थीटा प्लस cos थीटा. नेक्स्ट इज Yes. ये जो बचा हुआ b का टर्म था, इसको हमने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे. ठीक है, सिर्फ Yes, अरेंजमेंट sir. किया बेटा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो. इजी है ये तो, आई थिंक काफी इजी है, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए. लेट्स सी. S and T are the foci. S and T are the foci of ellipse and B
is an end of, and B is an end of minor axis. B is an end of minor axis if STB is an equilateral triangle. If STB is an equilateral triangle, then find eccentricity of this ellipse. Then find eccentricity of this ellipse. काफी इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओगे आई थिंक 2 मिनट के अंदर पूरा सोल्यूशन आ जाएगा. सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा.
ओके चलो, कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया है। जल्दी से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अप्रोच क्या होगा और डायग्राम कैसा दिखेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको बोला गया था बेसिकली कि जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, सो इस केस में अपने को कंडीशन दी थी कि अपने पास फोकस पॉइंट ऑलरेडी बता रखे हैं विच इज एस एंड टी। सो लेट अस से इसको आपने एस पॉइंट बोला, इसको टी पॉइंट बोला, और यहाँ पे माइनर एक्सिस का एक एंड पॉइंट है जिसको बी बोला है। एज पर दी कंडीशन ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो मैं सिर्फ इसके इतने पार्ट को ऑब्जर्व करूंगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ इतने पार्ट को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। इतने पार्ट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले अपने पास इतने ट्राइंगल में जस्ट अ सेकंड, हाँ सो अरे ये राइट एंगल क्यों नहीं बन रहा? हाँ, अब मुझे बताओ इतने पार्ट में अपने पास ये लेट अस से ओ अज्यूम कर लिया, तो ओ एस बी कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे पता है? क्या मुझे इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन पता है? यस सर। कितना होगा? 60 डिग्री। यस, पाई बाय दिस विल बी पाई बाय 3 और 60। क्या मुझे ओ एस का डिस्टेंस पता है? यस, दैट इज इक्वल टू ए ई। क्या मुझे ओ बी का डिस्टेंस पता है? बी। यस, इट इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से अपने पास मैक्सिमम काम हो गए। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं ऑपोजिट और एडजेसेंट पता है, मतलब मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। इस केस में tan 60 का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू बी अपॉन ए ई। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा एक चीज ध्यान रखो, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको ए और बी दोनों नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ए बाय बी का रेशो चाहिए। तो मैं वही चीज यहाँ भी करता हूँ। tan 60 का वैल्यू इज √3, तो यहाँ पे कंडीशन मिलेगा √3e इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ये बनेगा आपके पास इक्वेशन, √3e इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसेंट्रिसिटी इक्वेशन था अपने पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। अगर बी अपॉन ए √3e है तो बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे अपने पास थ्राइस ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो कंडीशन बनेगा 4e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब e स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और आई कैन से e का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अपने पास 1/2। सो यहाँ पे आपका फाइनल e का जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी 1/2। आई सपोज ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए था, ज्यादा टिपिकल नहीं था ये क्वेश्चन। यस सर। ओके, सबको क्लियर है ये पार्ट? यस सर। चलो, विद दिस अपना एलिप्स कंप्लीट होता है। एलिप्स का प्रैक्टिस शीट में प्रोवाइड कर दूंगा। कल का जो आपका एग्जाम है उसमें पैराबोला तो आपका कंप्लीट रहेगा इन डिटेल प्रॉपर्ली। एलिप्स के जो क्वेश्चन है वो जो आज हमने पार्ट डिस्कस किया प्रॉपर्टी, उसके अलावा जितने क्वेश्चन है वो सब आ सकते हैं, मतलब टैंजेंट भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज भी रहेंगे, बट यस एकदम टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। एलिप्स का इट वुड बी लेवल 1 के क्वेश्चन, पैराबोला के क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे सारे। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। आज अपना एलिप्स कंप्लीट हो गया है। इसका प्रैक्टिस शीट थोड़ी देर में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं अभी। ओके सर। चलो क्लोज करते हैं इसको। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा। सर हाँ, पीडीएफ कुछ शेयर करो। पीडीएफ शेयर करता हूँ बेटा अभी थोड़ी देर में। सर आपने न्यू चैप्टर कौन सा बोला? इसी का नेक्स्ट पार्ट हाइपरबोला। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा।